तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बच्चों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स तैयार करा रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अलावा जो अदर ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। तो अब हम सेकंड वीडियो पे आ गए बच्चों, जो कि हमारा है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसमें हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ ISLM कर्व के बारे में। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर आप एप्लीकेशन में देखेंगे तो आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट इसी वीडियो में मिल जाएंगे, जिसमें पहला है डेरिवेशन ऑफ LM कर्व, स्लोप ऑफ LM कर्व एंड पोजीशन ऑफ LM कर्व। तो बच्चों, अगर आप हमारा पूरा का पूरा कोर्स एक्सेस करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन में जाकर इस पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्लेलिस्ट भी इसको विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ LM कर्व। करते हैं डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी के थ्रू डेरिवेशन ऑफ LM कर्व करने की। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा डिमांड ऑफ मनी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर डिमांड ऑफ मनी का मतलब डिमांड ऑफ रियल बैलेंस है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले डिमांड ऑफ मनी दो तरीके की होती है। पहली है नॉमिनल डिमांड ऑफ मनी। नॉमिनल डिमांड ऑफ मनी का मतलब है किसी गुड्स को परचेज करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई गुड्स है वो 100 रुपए में आती है, तो जो उसकी जो मनी डिमांड है वो 100 रुपए की है। अब यानी कि 100 रुपए में आप कितने कितने पेन खरीद सकते हो। मान लीजिए एक पेन 100 रुपए का आता है तो एक पेन खरीद सकते हो। अब इस केस में जो मनी डिमांड है वो 200 रुपए की है। अगर मान लीजिए कि पेन जो है वो 110 रुपीज का हो जाए, यानी कि पेन का प्राइस बढ़ जाए, तो उस केस में नॉमिनल डिमांड ऑफ मनी भी राइज करेगी। लेकिन जब हम बात करें रियल डिमांड ऑफ मनी की, तो रियल डिमांड ऑफ मनी का मतलब होता है नॉमिनल डिमांड ऑफ मनी, नॉमिनल डिमांड ऑफ मनी अपॉन परचेजिंग पावर, सॉरी अपॉन प्राइस लेवल। यानी कि अगर आपकी मनी डिमांड बढ़कर 110 रुपए की हो जाती है, अगर पेन 110 रुपए का हो जाता है, तो आपकी जो रियल डिमांड ऑफ मनी है वो सेम रहेगी। तो रियल डिमांड ऑफ मनी का मतलब एक्चुअल में परचेजिंग पावर से है। तो यहां पर हम बात करेंगे रियल डिमांड ऑफ मनी की, या हम बात कह सकते हैं इसको कि डिमांड ऑफ रियल बैलेंस। तो चलिए, डिमांड ऑफ रियल बैलेंस जो है, यानी कि आप कितना पैसा अपने पास रखते हो ताकि आपकी परचेजिंग पावर बनी रहे, उसकी बात हम कर रहे हैं। यानी कि आपके पास कितना पैसा है परचेजिंग पावर के लिए, ये डिपेंड करता है रियल इनकम पर और इंटरेस्ट रेट पर। देखिए, जो पैसा आप अपने पास रखते हो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप उसे जब चाहे तब, जहां चाहे तब, जैसे चाहे तब खर्च कर सकते हो। आपको जूस पीना है, आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आपको आइसक्रीम खानी है, आपको कोई फूड खाना है, तो आपके पास में कैश होना जरूरी है, क्योंकि हर जगह क्रेडिट कार्ड या चेक नहीं चलता। तो उससे आप पैसा खर्च करके आप गुड्स परचेज कर सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इससे आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो कि मिलता अगर आप उसको बॉन्ड में या किसी FD में या किसी इन्वेस्टमेंट में रखते। तो यहां पर हम ये समझना चाह रहे हैं कि पैसे को कैश होल्ड करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंटरेस्ट रेट है। वो इंटरेस्ट रेट जो आपको खोना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आप अपने पास में कैश होल्ड कर रहे हो। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा, तो जो डिमांड ऑफ मनी है L वो कम होगी, और इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो जो डिमांड ऑफ मनी है वो ज्यादा होगी। यानी कि इंटरेस्ट रेट का और डिमांड ऑफ मनी का एक दूसरे के साथ में जो रिलेशनशिप है वो है नेगेटिव रिलेशनशिप, जिसकी वजह से जो मनी डिमांड कर्व है वो इस तरीके से बनता है L। इसका मतलब ये क्या है, आपको बता रहा है रियल डिमांड ऑफ रियल बैलेंस। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डिमांड ऑफ रियल बैलेंस, और ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट का और डिमांड ऑफ रियल बैलेंस का एक दूसरे के साथ नेगेटिव रिलेशन है। यानी कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग कम पैसा लिक्विड रखेंगे, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज्यादा डिमांड ऑफ रियल बैलेंस करेंगे। अब अगर इनकम राइज करती है, तो देखिए अगर इनकम राइज करती है तो आपकी जो डिमांड ऑफ रियल बैलेंस है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा डिमांड इनकम होने पर आप ज्यादा पैसा होल्ड करोगे, और कम इनकम होने पर आप कम पैसा होल्ड करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो हम इसको इस इक्वेशन में भी लिखते हैं, अगर आप मैथमेटिकली इसको करना चाहेंगे तो। वो है
एल इक्वल टू, अगर आप मैथमेटिकली करना चाहते हो ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे कर लीजिए। एल किसका फंक्शन है? वाई का और आई का, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि एल का मतलब है डिमांड ऑफ रियल बैलेंस, के का मतलब क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड ऑफ रियल बैलेंस टू इंटर इनकम, यानी कि इनकम से डिमांड ऑफ रियल बैलेंस कितनी इंफ्लुएंस होती है। एच का मतलब है, एच का मतलब है सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड ऑफ मनी टू इंटरेस्ट रेट, और वाई का मतलब है इनकम, आई का मतलब इंटरेस्ट रेट। चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन क्या बताना चाहती है। चलिए मान लीजिए कि के इक्वल टू आपका है 0.2 वाई माइनस 10 आई। चलिए हमने ये क्वेश्चन मान लिया एक तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम आपकी इनकम मान लीजिए 1000 है, 1000 आपकी इनकम है, और आपका इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 10% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 200 रुपए 200 माइनस 100, यानी कि आपकी जो डिमांड ऑफ रियल बैलेंस आएगी वो 100 की आएगी। अब अगर आप ये देखिए कि इंटरेस्ट रेट आपका अगर बढ़कर 15% हो जाता है, तो अब आप कितना लिखेंगे? 200 200 माइनस 150 यानी कि 50। तो ये क्वेश्चन आपको ये बताना चाह रही है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो आपका जो डिमांड ऑफ रियल बैलेंस है, कि नहीं यहाँ पे एल आएगा, डिमांड ऑफ रियल बैलेंस है वो कम आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, अगर ये 5 हो जाता है तो ये 50 आंसर आएगा। ये 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ऑलरेडी 200 आंसर है, तो 200 में से 50 माइनस करेंगे तो 150 आएगा। यानी कि इंटरेस्ट रेट अगर 15% हो गया तो ये 50 आएगा, और इंटरेस्ट रेट अगर 5% हो गया तो ये जो वैल्यू है ये 150 आएगी। तो ये हमने समझा डिमांड ऑफ रियल बैलेंस के बारे में। अब अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ रियल बैलेंस की, तो जो सप्लाई ऑफ रियल बैलेंस होती है, हम बात करेंगे अब सप्लाई ऑफ रियल बैलेंस। इसका मतलब होता है एम अपॉन पी। एम का मतलब है मनी सप्लाई, और पी का मतलब है प्राइस लेवल। तो चलिए मान लेते हैं कि मनी सप्लाई हमारी कांस्टेंट है और प्राइस लेवल भी कांस्टेंट है। तो मनी सप्लाई को जो कंट्रोल करता है वो मॉनेटरी अथॉरिटी करती है। मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्रोल करने का मतलब है कि इसका इंटरेस्ट रेट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई का इस तरीके का हो जाएगा। यानी कि इसको बोलते हैं क्या? सप्लाई ऑफ रियल बैलेंस, सप्लाई ऑफ रियल बैलेंस। तो यहां पर हमने समझा कि मनी सप्लाई का मतलब हुआ एम बार अपॉन पी बार, यानी कि मनी सप्लाई जो है हमारी वो कांस्टेंट रहेगी। ये एक्सोजीनियस कंपोनेंट है, ये इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस नहीं होता। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मनी सप्लाई कांस्टेंट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मनी सप्लाई हमेशा फिक्स रहेगी। इसका बिल्कुल बस इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस नहीं होती। लेकिन अगर मॉनेटरी अथॉरिटी चाहे, अगर मॉनेटरी अथॉरिटी चाहे तो मनी सप्लाई को वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। बस ये इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की, डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व की। तो अभी तक हमने ये समझा कि जो मनी डिमांड कर्व है वो इस तरीके से होता है, इस शेप में एल, जो कि बताता है कि इंटरेस्ट रेट का और डिमांड ऑफ रियल बैलेंस का नेगेटिव रिलेशन है। और हमने अभी समझा कि जो मनी सप्लाई है वो इस तरीके से होती है, बिल्कुल कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन वहां होगी जब मनी डिमांड और मनी सप्लाई दूसरे को कट कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो गया। मान लीजिए इकोनॉमी में इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल था, इनकम का लेवल है वाई, यानी कि इस केस में हमारा इतना इंटरेस्ट रेट हमें मिला, ये हमारा इंटरेस्ट रेट है जिसे हम इजी करते हैं। हमने क्या इज्यूम किया? हमने कहा कि जहां पर डिमांड ऑफ मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी है, जहां पर डिमांड ऑफ मनी सप्लाई ऑफ मनी है, वहां पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो गया, मान लीजिए आई जीरो, और इनकम डिसाइड हो गई वाई जीरो। अब चलिए मान लीजिए
कि आपकी इनकम का लेवल y0 से बढ़कर y1 हो जाता है, यानी कि इनकम का लेवल y0 से बढ़कर बढ़ जाता है। मान लीजिए इतना बढ़ जाता है, ये हो जाता है y1। इसे नंबर 1 बोल देते हैं। ये इनकम का लेवल आपका राइज कर गया। तो इनकम का लेवल राइज करने से सीधा असर इस एल पर पड़ेगा, और ये एल जो है ये राइज करेगी और नंबर 2 हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे समझ चुके थे जब हमने बताया था डिमांड ऑफ मनी के बारे में कि इनकम राइज करने से डिमांड ऑफ मनी बढ़ जाती है, यानी कि जैसे इनकम राइज करती है, अब आप देखिएगा कि डिमांड ऑफ मनी बढ़कर हमारी हो गई L1। अब आप देख पा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल जो ई था वो चेंज होकर E1 हो गया है। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट रेट ऑफ मार्केट में बढ़ चुका है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर इनकम का लेवल बढ़ता है तो डिमांड ऑफ मनी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और इनकम का लेवल भी बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, फाइनली इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब हायर इनकम लेवल पे हायर इंटरेस्ट रेट को मिला देते हैं। अगर इसको I1 कह रहे हैं तो 1 से मिला देते हैं, यानी कि ये वाला इंटरेस्ट रेट है हमारा I1, जिसको कि हम मिला देंगे किससे, Y1 से, और इसको नाम दे देंगे E1। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर इनकम का लेवल घटता है तो जो डिमांड ऑफ मनी है वो भी घट जाएगी, इससे इंटरेस्ट रेट भी गिर जाएगा। यानी कि अगर इनकम का लेवल घटकर Y1 हो जाता है तो जो ये जो है ये आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सही से L2 हो जाएगा, जिससे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ हमारा E2 हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरकर I2 हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि इंटरेस्ट रेट गिर गई है इनकम लेवल बढ़ने से, तो इसको हम बोलेंगे I2, इसको मिलाने से बोलेंगे E2, और अगर हम E0, E1 और E2 को जोड़ दें तो ये कहलाएगा हमारा LM कर्व। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की ऑफ LM कर्व की, तो हम बोलेंगे कि LM कर्व इज द कर्व विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम। यानी कि LM कर्व कर्व है जो इंटरेस्ट रेट और इनकम के ऐसे कॉम्बिनेशन को मिलाकर बनाया जाता है जिन सभी कॉम्बिनेशन पर डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी बराबर है। अब आप देखिए इस वाले पॉइंट पर भी डिमांड मनी सप्लाई मनी बराबर है, इस वाले पॉइंट पे भी सप्लाई मनी बराबर है, और इस वाले पे भी डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के बराबर हैं। तो इन सभी को जोड़कर जो कर्व बनेगा वो LM कर्व बनेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आई होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि इंप्रूवमेंट करने के चांसेस हमेशा बने रहें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।